नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मिसेस वोरा आरएलटी कॉलेज अकोला से आपकी हिंदी की अध्यापिका कक्षा 11वीं के इस आभासी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो विद्यार्थियों, अभी इसके पहले के वीडियो में हमने बाल लीला संत सूरदास के द्वारा लिखी हुई कविता पढ़ा। अब आज हम एक प्रतीकात्मक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है तत्सत, जो लेखक जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखी हुई है। तो आइए विद्यार्थियों, हम डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार जो मनोवैज्ञानिक लेखक है, इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए प्रस्तावना में पढ़ती हूँ और साथ ही साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो देखिए, लेखक का परिचय मैं पढ़ रही हूँ। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा ऋषभ ब्रह्मचर्याश्रम हस्तिनापुर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। तो आपका जन्म कहाँ हुआ? अलीगढ़ जो उत्तर प्रदेश में है वहां पर हुआ। प्रारंभिक शिक्षा ऋषभ ब्रह्मचर्याश्रम हस्तिनापुर में हुई है और उच्च शिक्षा के लिए वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रवेश लिया था। लेकिन 1920 में असहयोग आंदोलन में सहभागी होने के कारण शिक्षा छोड़ दी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था और उस आंदोलन में सक्रिय सहभाग लेने के लिए जैनेन्द्र कुमार ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो प्रवेश लिया था, जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे, वह शिक्षा अधूरी ही छोड़ दी। आप हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि जैनेन्द्र कुमार मनोवैज्ञानिक लेखक है, तो आप हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। अर्थात जैनेन्द्र कुमार ने ही मनोवैज्ञानिक उपन्यास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा की शुरुआत की है। आपकी कहानियां किसी न किसी ऐसे मूल विचार तत्व को जगाती है जो जीवन की समस्याओं की अतल स्पर्शी गहराई में सोई रहती है। तो क्या है विद्यार्थियों? इनकी कहानियां किसी न किसी ऐसे मूल विचार को जगाती है जो जीवन की समस्याओं की गहराई में सोए रहती है, अनछुई रहती है। उनको जगाने का कार्य जैनेन्द्र कुमार ने अपनी लेखनी के माध्यम से किया है। आप पद्म भूषण से सम्मानित है। ऐसा भी पूछा जा सकता है विद्यार्थियों कि कौन से लेखक को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित है, या पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित लेखक का नाम बताइए। तो डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित है। जैनेन्द्र जी की मृत्यु 1988 में हुई है। आपकी प्रमुख कृतियां देखिए विद्यार्थियों, त्याग पत्र और कल्याणी, ये दोनों ही उनके फेमस उपन्यास है। तो विद्यार्थियों, कृति पत्रिका में यह भी पूछा जा सकता है कि उनके प्रसिद्ध उपन्यासों के नाम लिखिए या नाम पहचानिए। तो त्याग पत्र और कल्याणी उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। पाजेब, वातायन, नीरव देश की राजकन्या, ये कहानी संग्रह है। पाप और प्रकाश, ये नाटक है। मेरे भटकाव, ये और वे, संस्मरण है। साहित्य और संस्कृति, आलोचना है। तो विद्यार्थियों देखिए, उन्होंने उपन्यास भी लिखा है, कहानी संग्रह भी लिखा है, नाटक भी लिखा है, संस्मरण भी लिखा है और साहित्य और संस्कृति आलोचना भी लिखी है। इस प्रकार हम जैनेन्द्र कुमार को बहुमुखी प्रतिभा के धनी कह सकते हैं कि उन्होंने गद्य विधा के सभी विधाओं को अपनाया है, या सभी विधाओं के बारे में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। आइए, जो विधा उन्होंने यहाँ पर अपनाई है उस विधा का परिचय हम देखते हैं। तो
तत्सत नाम का जो पाठ है वह कहानी के रूप में लिखा गया है। तो कहानी के बारे में यहाँ हम पढ़ते हैं। कहानी गद्य साहित्य की रोचक तथा अन्यतम विधा मानी जाती है। विद्यार्थियों, आपने बचपन में बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी, सुनी होंगी या टीवी पर देखी होंगी। तो यहाँ पर भी एक ऐसी ही कहानी है जो काफी रोचक है और मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई है। आगे मैं पढ़ती हूँ, देखिए। मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति तथा जीवन के यथार्थ का प्रस्तुतिकरण कहानी में होता है। तो कहानी में क्या होता है? मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति और जीवन के यथार्थ का प्रस्तुतिकरण कहानियों में होता है। ये कहानियां मनोरंजन के साथ साथ किसी न किसी घटना का चित्रण करना कहानी की विशेषता होती है। तो जब हम कहानी पढ़ते हैं विद्यार्थियों, तो कहानी पढ़ने के साथ ही साथ हमें इंटरेस्ट आता है और कोई ना कोई मैसेज वो हमें या समाज को ये कहानियां दे जाती है। किसी घटना के माध्यम से, किसी प्रसंग के माध्यम से जो प्रसंग चित्रण किए जाते हैं उस कहानी में, उसके माध्यम से वो समाज के अंदर एक संदेश देने का कार्य भी कहानियां करती है और ये कहानी की मुख्य विशेषता होती है। जीवन की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधानों को कहानियों में उजागर किया जाता है। तो कहानियों में जीवन के सभी पहलुओं का चित्रण किया जाता है। जीवन की समस्याओं के बारे में चित्रण किया जाता है। उन समस्याओं के समाधानों के बारे में कहानियों में चित्रण किया जाता है। समाज में व्याप्त कुरीतियों, रूढ़ियों तथा आडंबरों को समाप्त कर श्रेष्ठ समाज की स्थापना करना कहानियों का उद्देश्य होता है। तो विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि एक लेखक अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में जो फैली हुई कुरीतियां हैं, रूढ़ियां हैं, आडंबर है और अंधविश्वास है, उनको समाप्त करके एक श्रेष्ठ समाज की रचना करना चाहता है या एक श्रेष्ठ समाज की स्थापना करना ही जैनेंद्र कुमार की कहानियों का उद्देश्य माना जाता है। तो हमने कहानी जो विधा थी या जैनेंद्र कुमार की जो तत्सत पाठ है या कहानी है, उसके बारे में हमने क्या देखा कि ये कहानियां मनोरंजन प्रदान करने के साथ ही साथ किसी घटना का चित्रण करती है और जीवन की समस्याओं को और उनके समाधानों को उजागर करने का कार्य करती है। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम पाठ परिचय के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ प्रतीकात्मक कहानी है। विद्यार्थियों, प्रतीकात्मक कहानी क्या होती है? प्रतीकात्मक का अर्थ होता है प्रतीक, सिंबल। सिंबल के माध्यम से या प्रतीकों के माध्यम से कहानी के अंतर्गत समस्याओं का वर्णन करना। यह पाठ जो है, तत्सत पाठ जो है, वो प्रतीकात्मक कहानी है, अर्थात किसी दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से, दूसरे उदाहरणों के माध्यम से कवि अपनी बात को जब कहता है तो वह प्रतीकात्मक कहानी है। अर्थात कवि को जब कोई बात कहनी होती है तो वो दूसरे उदाहरणों का प्रयोग कर सकता है या करता है, तो उसमें प्रतीकात्मक कहानी होती है। सृष्टि निर्माता के प्रतीक वन में मौजूद जीव जंतु तथा वनस्पति भी विशिष्ट प्रवृत्तियों के द्योतक है। हमारी जो सृष्टि है उसमें तरह तरह की प्रकृति के माध्यम से तरह तरह के रचनाएं हमें दिखाई देती है, जैसे जीव जंतु है, वनस्पति है, ये सभी अलग अलग प्रवृत्तियों के द्योतक है। बुद्धि, शक्ति तथा ज्ञान के अहंकार में चूर मनुष्य स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता है। तो विद्यार्थियों, ये बात हम जानते हैं कि मनुष्य के अंदर बुद्धि होती है, जिसकी ताकत से वह सबसे ज्यादा शक्तिमान होता है, शक्ति होती है और ज्ञान होता है, और इन तीनों ही बातों के अहंकार में चूर मनुष्य स्वयं को बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ समझता है। तो प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि प्रकृति के द्वारा निर्मित पेड़, पौधे, पशु, पक्षी
इंसान अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, यह बात तो हम भी जानते हैं कि प्रकृति में प्रत्येक वस्तु का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, चाहे वह पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे नदियां हो, चाहे जंगल हो, चाहे पशु पक्षी हो। तो इंसान जो है वो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, लेकिन इन सभी प्रकृति के इन सभी चीजों के बिना उसका जीवन अधूरा है। तो सभी का अस्तित्व इस सृष्टि के लिए अर्थपूर्ण है, पर अंत में सभी को उस सर्वशक्तिमान के अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ता है। तो क्या हुआ विद्यार्थियों, हमारे सभी को चलाने वाले उस ब्रह्मा को, उस शक्ति को हमें मानना ही पड़ता है, उसके अस्तित्व को हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। यही सृष्टि का अंतिम सत्य है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम कहानी पढ़ेंगे तो यह बात और अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएंगी कि किस प्रकार जैनेन्द्र कुमार ने प्रतीकात्मक कहानी प्रस्तुत की है, या प्रतीकात्मक उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को प्रूफ किया है, अपनी बात को स्पष्ट किया है, या कहानी के माध्यम से एक संदेश हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो चलिए विद्यार्थियों, अब मैं विदा लेती हूँ। इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की कहानी का भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।